हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल तक का अपना अध्ययन पूरा कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आधुनिक काल की ओर, जिसको पढ़ते हुए प्रकरण 4 पर आ चुके हैं, जिसमें इस समय हम गद्य के प्रसार में गद्य के लेखकों को पढ़ रहे हैं जो द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र। मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास कोंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल त्रयोदशी संवत 1928 को और परलोकवास उसी ग्राम में प्लेग से चैत्र कृष्ण चतुर्थी संवत 1964 को हुआ। माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में हुआ था, जो भिवानी के पास एक कुंगड़ नामक ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था संवत 1928 में। और उसी ग्राम में इनकी मृत्यु प्लेग से हुई थी, जो कि 1964 संवत में हुई थी। ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। तेजस्वी सनातन धर्म के समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अभिलाषी व्यक्ति थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था। ये गौड़ थे, इसीलिए इनका मारवाड़ियों से विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से वैश्योपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिन इन्होंने अपने ऊपर लिया था। इसी से जो वैश्योपकार पत्र निकलता था उसका संपादन इन्होंने कुछ दिनों तक लिया था। जिस वर्ष सरस्वती निकली संवत 1957, उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया। एक तो वैश्योपकार पत्र का संपादन इन्होंने कुछ दिनों किया, उसके बाद बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया था, जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गया। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध लिखे। इसके संपादन काल में ही इन्होंने साहित्य से संबंधित बहुत सी समीक्षाएं, लेख, निबंध आदि लिखे थे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था। जब ये जोश में आ जाते थे तो बड़े अच्छे और शक्तिशाली लेख लिखते थे। तो जो समालोचक के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने एक बार ये लिखा था इनके विषय में: मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही के रखा करें। मतलब ये जोश में आकर बहुत अच्छा लिखते थे। इसी पर गुलेरी जी ने कहा है कि बिना अभिनिवेश के नहीं लिख सकते। यदि हमें उनसे अच्छे अच्छे लेख चाहिए तो एक न एक टंटा उनसे छेड़ के रखना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा है एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें। कुछ ना कुछ बात ऐसी छेड़ के रखा करें जिससे वे जोश में आकर अच्छे अच्छे लेख लिखा करें। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों के और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी, इनकी लेखनी चल पड़ती थी। अगर इस प्रकार की कोई बात लिखता था सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध या अपने प्राचीन कवियों का गौरव कम करने वाली बातें लिखता था तो इनको जोश आ जाता था और इनकी लेखनी चल पड़ती थी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे। वे इन्हें खल जाते थे। जो पाश्चात्य के संस्कृताभ्यासी थे वो यहाँ के वेद, पुराणों आदि के साहित्य के बारे में कुछ न कुछ विचार अपने प्रकट किया करते थे, तो वे इन्हें खल जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे और फिर उनका ये विरोध डटकर करते थे। उस विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सबका एक अद्भुत मिश्रण रहता था। जो ये विरोध प्रकट करते थे उसमें तर्क, आवेश, भावुकता सबका सुंदर मिश्रण रहता था। वेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया है। इनका वेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया लेख है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैषद चरित चर्चा में नैषद के कई एक बड़ी दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नैषद चर्चा
लिखी थी, उस समय इन्होंने नैषद के जो कई एक ऐसे दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध बता दिया था। फिर क्या था, ये एक बारगी पेल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे लगे हाथों पंडित श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। ये विवाद कुछ दिन चला। जब इन्होंने कुछ नैषद के पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया, तो फिर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरोध पे पिल पड़े और लगे हाथों उन्होंने जो पंडित श्रीधर पाठक का गुणवंत हेमंत है, जिस कविता की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रशंसा की थी, उसको भी लगे हाथों लपेट लिया और उसमें भी नीरसता और इतिवृत्तात्मकता आदि भी दिखा दी। ये वाद विवाद जो था कुछ दिन तक चला था। मिश्र जी का स्वदेश प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति न थे। ये संस्कृत और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी, तब इन्होंने अत्यंत क्षोभपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम छापी थी। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात बहुत खटकी। पाठक जी ने जहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया है, वहाँ केवल सुख आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। पाठक जी ने जहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया है, वहाँ केवल सुख आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। देश के असंख्य दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत शरीर पर नहीं। तो जहाँ पर इन्होंने देश की ऋतु या शोभा का वर्णन किया है, तो वहाँ पर इनको एक बात खटकती है कि वहाँ सुख आनंद और प्रफुल्लता का वर्णन ही क्यों किया है। देश की असंख्य दीन दुखी जो जनता है, उसकी पेट की ज्वाला और कंकाल व शरीर पर इन्होंने दृष्टि क्यों नहीं डाली। ये इनको श्रीधर पाठक जी से शिकायत थी। मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त और भी 20 व्यक्तियों के छोटे छोटे चरित्र लिखे। इन्होंने स्वामी विशुद्धानंद का बड़ा चरित्र लिखने के साथ साथ और भी व्यक्तियों के छोटे छोटे चरित्र लिखे, जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान तथा सनातन धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि हैं। जिनमें कुछ हैं संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान और सनातन धर्म के सेठ साहूकार आदि। सुदर्शन में इनके लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे, जैसे पर्व त्योहार, उत्सव, तीर्थ स्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि। सुदर्शन में इनके जो लेख निकलते थे, इन सब विषयों पर निकला करते थे। पर्व त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी, वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। जो भारतेंदु काल में इनके सहयोगी निबंध लिखते थे परंपरागत विषयों पर, जैसे उसमें भी पर्व त्योहार, उत्सव, तीर्थ, राजनीति, समसामयिक जो निबंध रहते थे, वो निबंध इन्हीं तक आकर समाप्त होते हैं। इन्हीं तक अर्थात माधव प्रसाद मिश्र तक। उसके बाद द्वितीय उत्थान में इन निबंधों की परंपरा को आगे किसी भी लेखक ने नहीं बढ़ाया है। हाँ, संवाद पत्रों के होली दिवाली के अंकों में उनका आभास बना रहा। जो संवाद पत्र निकलते थे, होली दिवाली के अंकों में उनका आभास अवश्य बना रहा। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी के केवल 2 लेख मिलते हैं। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर इनके 2 ही लेख मिलते हैं, धृति और क्षमा। धृति और क्षमा नामक लेख किसके हैं? तो ये हैं पंडित माधव प्रसाद मिश्र के। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गई। द्वितीय उत्थान के आरंभ में इस प्रभावशाली अर्थात पंडित माधव प्रसाद मिश्र के उदय की उज्ज्वल आभा दिखाई तो पड़ी, लेकिन खेद इस बात का है कि वो जल्दी ही विलीन हो गई। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। जिन्होंने इनके लेखों को पढ़ा होगा, उनको इनके लेखों की स्मृति अवश्य होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्म पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा चली चलती थी। मार्मिक पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा इनके निबंधों में चली चलती थी। इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। इनके गद्य के नमूने आचार्य शुक्ल ने यहाँ दिए हुए हैं।
आर्यवंश के धर्म, कर्म और भक्तिभाव का वह प्रबल प्रवाह जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत में अंधकार का नाम तक न छोड़ा था, अब कहाँ है? इस गूढ़ एवं मर्म स्पर्शी प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के पेट में समा गया। जहाँ महीधर लुढ़क जाते थे और अगाध अतल स्पर्शी जल था, वहां अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी किंतु सुशीतल वारिधारा बह रही है। जहाँ के महाप्रकाश से दिगंत उद्भासित हो रहे थे, वहां अब एक अंधकार से घिरा हुआ स्नेह शून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। भारतवर्ष की सुख शांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल राम राम पर अटक रहा है। पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा? यहाँ पर दो उदाहरण इनकी भाषा के आचार्य शुक्ल ने और दिए हैं। महाकवि श्रीहर्ष के काव्य में सर्वत्र गांठे ही गांठे हैं और पंडित श्रीधर के इस तरह से दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। दो उदाहरण ये और दिए हुए हैं। अब आइए देखते हैं आगे। उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपाल राम गहमरी, जिनको कहा जाता है गहमर निवासी, पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते थे। ये जब अपने उपन्यासों से छुट्टी पा जाते थे तो कभी कभी लेख और निबंध भी पत्र पत्रिकाओं में दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। यहाँ पर बाबू गोपाल राम गहमरी की बात की जा रही है। इनके लेखों की भाषा भी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। वो इस प्रकार का दृश्य दिखाते हैं, इस प्रकार का दृश्य बांधते हैं अपनी भाषा द्वारा, जिससे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्र पाठक के सामने आ जाता है और वो चित्रों के बीच से पाठक को ले जाते हैं तो उसको एक तमाशे सा अनुभव होता है। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। उनका रिद्धि सिद्धि जो निबंध है उसका अंश यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थ या धन अलाउद्दीन का चिराग है। यदि हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डीएल की उपाधि देकर अपने तहम धन्य समझेगा। बरहे पर चलने वाला नट हाथ में बांस लिए बरहे पर दौड़ते समय हाय पैसा करके चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट हैं। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पैसा करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। काल महात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वर्यशाली भगवान ने तो अब स्वर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। अर्थ ही इस युग का परब्रह्मा है। इस ब्रह्मा वस्तु के बिना विश्व संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्य रूप कैश बॉक्स में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। साधकों के हित के लिए अर्थ नीति शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है। बच्चों की पहली पोथी में लिखा है, बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है, लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प कर लेने से क्या कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा है। मेरी राय में यही कर्म योग का मार्ग है। तो इस प्रकार की इनकी भाषा इनके निबंधों की रहती थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा आभास है। जो बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र थे, उनकी शैली का पूरा आभास गोपाल राम गहमरी की भाषा में दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र। यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधानिधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे। यद्यपि ये बहुत पुराने लेखकों में हैं, पर उस समय वे अपने फुफेरे भाई सदानंद मिश्र जो थे, उनका सार सुधानिधि पत्र जो था, उसमें सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत ना हो सके।
जो पुस्तक के आकार में नहीं छप सके और स्थायी साहित्य न हो सके। अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इसलिए इनकी गद्य शैली का जो निर्दिष्ट रूप था वो हमारे सामने पूर्णतया द्वितीय उत्थान में ही आया। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषणों से और कवि और चित्रकार नाम का जो लेख है उससे लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। जो प्राचीन समय में गद्य काव्य लिखा जाता था उस प्रकार की इनकी धारणा थी और लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। पर संस्कृत साहित्य में वो विकास नहीं हो सका। बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था। इन पर यद्यपि बाण और दंडी का प्रभाव रहा करता था, पर उस प्रकार जिस प्रकार इन्होंने गद्य काव्य लिखे हैं इस प्रकार संस्कृत में उनका विकास नहीं हो सका। बाण और दंडी के गद्य में अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था। विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। इनका गद्य विचारों को उत्तेजना देने वाला और भाषा शक्ति का प्रसार करने वाला नहीं था। विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ। विचार पद्धति को उन्नत करने वाला गद्य हमें यूरोपीय भाषाओं में ही मिलता है। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। जो पुरानी रूढ़ है गद्य काव्य की, उस पर चलने से, उसका अनुसरण करने से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। पंडित गोविंद नारायण मिश्र का जो गद्य था उसको समास और अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझना चाहिए। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पद छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। जहाँ उनके विचार हैं वहाँ भी पद छटा ही पहले ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रज भाषा काव्य की भी। एक और प्रगल्भ कविता स्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भाव माधुरी है। एक तो प्रगल्भ प्रतिभा स्रोत से समुत्पन्न, जो इनकी प्रगल्भ प्रतिभा थी उससे उत्पन्न हुई इनकी शब्द कल्पना की जो अभिनव भाव माधुरी है। जो शब्द इनके जो हैं, जो भावों को प्रकट करने वाले हैं, नई नई भाव माधुरी को व्यंजित करने वाले हैं। तो दूसरी ओर तमतोम सटकाती मुस्काती पूरनचंद की सकल मनभाई छिटकी जुन्हाई है। तो दूसरी ओर ये इस प्रकार पूरनचंद की सकल मनभाई छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य एक क्रीड़ा कौतुक मात्र है। इस प्रकार का गद्य है जो कि एक क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। तो इस प्रकार का भी गद्य इन्होंने लिखा है। दोनों का नमूना यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। साधारण गद्य इनका इस प्रकार का था, परंतु मंदमति अरसिकों के अयोग्य मलिन अथवा कुशाग्र बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्त छबीली का अलंकृत नक्शिख लो स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब कभी पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिकृति प्रतिफलित होता है। उससे सामना होते ही अपनी ही प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानव समता की स्पर्धा में आ उसी समय सामना करने आमने सामने खड़ी होती है। ये इनका साधारण गद्य था। इनका काव्य गद्य इस प्रकार का था जो काव्यमय था। शरद पूनों के समुदित पूरनचंद की छिटकी जुन्हाई सकल मनभाई के भी मुंह मसी मल पूजनीय अलौकिक पदनख चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस सुधा धौली अलौकिक सुप्रभा फैलाती अशेष मोह जड़ता प्रगाढ़ तमतोम सटकाती मुस्काती निज भक्त जन मनवांछित वराव है भुक्त सुचारु चारों मुक्त हाथों से मुक्त लुटाती मुक्ताहारी नीर शीर विचार सुचतुर कवि कोविद राजमही सिंहासन निवासिनी मंदहासिनी त्रिलोक प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुजन मनमोहिनी नवास भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। ये इस प्रकार का इनका काव्यमय गद्य था। भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखकों
ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने बूझे शब्दों को भी समुचित, समुत्पन्न, समुच्चरित, अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता, कुटिलता, सुकरता, समीपता, ऋजुता अनादि के स्थान पर मार्दव, कौटिल्य, सौकर्य, सामीय, आर्जव आदि ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। जहाँ पर सरल शब्दों से काम चल सकता था, जनता को भली बात समझ आ सकते थे, वहाँ पर अनावश्यक रूप से शब्दों को क्लिष्ट कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। बाबू साहब नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों आदि की खोज में लेख लिखते आए हैं। इनके संबंध में बराबर इन्होंने लेख लिखे हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। बाबू श्याम सुंदर दास जितने अच्छे हिंदी लेखक थे, उतने अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत योग दिया है। इनकी भाषा की विशेषता क्या है कि उसमें अरबी, फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते और आधुनिक सभ्यता विधानों के बीच जो लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने का प्रयास है, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा अपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसाला इकट्ठा करके दिया। यहाँ से कथन भी पूछा जा सकता है कि श्याम सुंदर दास जी के विषय में किस आलोचक के विचार हैं, किस आलोचक का ये कथन है, या किस लेखक के संबंध में ये कथन कहा गया है और ये किसका कथन है। इन्होंने बड़ा भारी काम क्या किया है कि इन्होंने लेखक जो थे उनको सामग्री प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इन्होंने जो पुस्तकों की खोज है उसमें भी योगदान दिया और उससे अपने साहित्य के इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो लेखकों को उपलब्ध कराई। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित। इन्होंने आधुनिक हिंदी के नए पुराने जो लेखक हैं उनके संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास का है, उसमें क्या है, इसमें नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हैं के 2 भागों में आपने संग्रहित किए। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। हिंदी कोविद रत्नमाला में इन्होंने नए पुराने लेखकों के जीवन चरित्रों को संकलित किया है। वहीं इन्होंने शिक्षा उपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आती हैं, जो आपने लिखी हैं या संकलित की हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इनके विषय में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ते के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है। इन्होंने हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखे हैं। हास्य विनोदपूर्ण लेख, हास्य विनोद जिन लेखों में रहता है, इस प्रकार के लेख लिखने में कलकत्ता के जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी उल्लेखनीय है। पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं। कैसे हैं? भाषण मात्र हैं। स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं हैं। ये उनके स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध ना होकर केवल भाषण मात्र ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम गुलेरी जी को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके काम की हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को भी अवश्य शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें। हो सकता है इसकी सामग्री आपके काम की हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पुस्तक की सीरीज़ जो चल रही है, इसके वीडियोज़ चैनल पर उपलब्ध हैं। सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।